नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। स्वागत है आपका जनहित में और बात करेंगे रील की जानलेवा सनक। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बुधवार की दोपहर एक दर्दनाक घटना हुई और यहां रेलवे ट्रैक पर एक ही परिवार के 3 लोग रील बनाते समय ट्रेन की चपेट में आ गए। इससे उनकी मौके पर मौत हो गई और ये सभी लोग रिश्तेदारी से लौटते समय रेल की पटरी पर वीडियो बनाने लगे। संयोग से उसी ट्रैक पर ट्रेन आ गई और ये पूरा परिवार उजड़ गया। इनमें दंपति के साथ एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। वहीं जो व्यक्ति रील बना रहा था वो मामूली रूप से जख्मी हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची जीआरपी ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान मोहम्मद अहमद, उसकी पत्नी आयशा और बेटा अब्दुल्ला के रूप में हुई है और ये सभी लहरपुर मोहल्ला शेख टोला के रहने वाले थे। पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि ये चारों लोग रिश्तेदारी में गए थे और वहां से वापसी के वक्त रेल की पटरी पर रील बना रहे थे। उसी समय ट्रेन आई और लेकिन रील बनाने की मस्ती में इन्हें ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दी। ऐसे में पति पत्नी सहित उनके 2 साल के बच्चे की मौत हो गई है। वहीं जो व्यक्ति अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था वो घायल हुआ है। ये ट्रेन हादसा हरगांव रेलखंड पर केवटी गांव के पास का है। पुलिस के मुताबिक सभी मृतकों की पहचान के बाद उनके परिजनों को सूचित किया गया है। परिजनों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि ये लोग रिश्तेदारी में गए थे और वहां से केवटी गांव में 44वां का मेला देखने गए थे और इस घटना की खबर से उनके घर में कोहराम मचा है। परिजनों ने इनके द्वारा रील बनाने की बात को खारिज किया है। बताया है कि ये लोग सपरिवार रिश्तेदारी में गए थे और वापसी के दौरान ये घटना हुई। पुलिस के मुताबिक मामले की हर संभावित एंगल से जांच कराई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मर्ग दर्ज कर लिया है। रील बनाने का लोगों को ऐसा चस्का लगा है कि जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। हरिद्वार का वीडियो बताया जा रहा है जहां पर लड़की की रील बनाने के चक्कर में पानी में बह गई। रील का पागलपन जो ना कराए। देखिए कैसे देखते देखते एक युवक तेज बहाव के साथ बह गया और जीवन लीला समाप्त हो गई। वीडियो राजस्थान के भीलवाड़ा का बताया जा रहा है। वही रील बनाने की दीवानगी में पानी के भंवर में फंसा डूबने से मौत हो गई। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उस मौत से युवाओं को सीख लेनी चाहिए। ऐसे खतरनाक खेल युवाओं को नहीं खेलने चाहिए। या सुबह सूचना मिली कि रेलवे नहर की पुलिया पर एक पति पत्नी और एक बच्चा 3 वर्ष लगभग ये लोग ट्रेन से कट के मृत्यु हो गई। जांच करने पता चला कि वहाँ पे लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फ़ोटो खींच रहे थे वो लोग, उस पर ट्रेन एकाएक आ गई जिस पे ये हादसा हो गया। वो आए थे, हमारा भांजा जो आया था मेला देखने ताजिए का चौकी कला में, और आज उसका घर जाना था तो सुबह टहलने गया कुछ इधर या लेटरिन करने को गया। नाम क्या है भांजे का आपके? मोहम्मद अहमद जी। कौन कौन थे? वो पत्नी थी उनकी और एक लड़का था उनका और मोहम्मद अहमद थे। तो वहीं हादसा हो गया है। कैसे कहाँ गए थे ये लोग? ये पता नहीं, उधर टहलने गए होंगे या जो है लेटरिन बता रहे हैं कुछ लोग की करने गए थे। हाँ, इसी से वापसी आ रहे थे, भागे मगर जो है ट्रेन आ गई। जहाँ तो कई ऐसे मामले आजकल आए दिन देखने को मिलते हैं जहाँ पर रील बनाने की वजह से कई ऐसे खतरनाक हादसे हो जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर रील बनाने के चक्कर में या कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में आप अपनी जान को दांव पे नहीं लगा सकते। हालांकि ऐसा होता नहीं है। अमूमन सोशल मीडिया का वक्त है और लोग सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस पोस्ट करते हैं। लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए इस तरीके के वीडियोस सामने आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आप अपनी जान का सौदा रील के साथ कैसे कर सकते हैं? आपको अपने पीछे परिवारजनों को देखना चाहिए या इस तरीके के स्टंट नहीं करने चाहिए। हालांकि इस तरीके के वीडियोस आजकल आम हो गए हैं, आए दिन देखने को मिलते हैं और ऐसे हादसे भी आए दिन होते हैं। बात यह है सिर्फ इतनी सी कि आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। तो जाहिर है कि इस तरीके के स्टंट
आपको नहीं करने चाहिए। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, किस तरीके से पानी में छलांग लगाई जा रही है, किस तरीके से युवक छलांग लगाकर कूद गया, एक व्यक्ति वीडियो बना रहा है, ऐसे कई वीडियोस हैं जो देखने को मिलते हैं। और अमूमन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लाइक फॉलोअर्स के लिए किए जाते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए किया जाता है। और इसी पर बातचीत करेंगे हम। विनीत कुमार संवाददाता लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण मिश्रा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत विनीत कुमार जी से करते हैं। विनीत जी, क्या कुछ जानकारी है सबसे पहले तो मामले को लेकर? देखिए, आपको बता दें ये लखीमपुर खीरी जिले के जो है ओयल चौकी क्षेत्र का मामला है, जहां सीतापुर जिले के जो है शेख टोला मोहल्ले के पति और पत्नी अपने 2 वर्षीय बच्चे के साथ लखीमपुर खीरी में रिश्तेदारी में आए हुए थे, खीरी कस्बे में। यहाँ से वह आज रील सेल्फी लेने के लिए जो है उमरिया गांव के पास जो है ब्रिज बना हुआ है, जिस पर जो है वो चढ़े। और वहीं दूसरी तरफ से लखनऊ से पीलीभीत के लिए जा रही जो है पैसेंजर ट्रेन उसकी चपेट में आ गए, जिससे पति पत्नी समेत 2 वर्षीय बच्चे की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि रील का खुमार इस कदर चढ़ा कि पीछे से आ रही ट्रेन का हॉर्न ना सुनाई दिया और ना ही वहीं पे मौजूदा स्थिति में एक व्यक्ति मौजूद था जिसने आवाज लगाई और सतर्क करने का प्रयास किया, लेकिन बताया जाता है कि ना उन्होंने सुना, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। जो व्यक्ति वीडियो बना रहा था उसकी तरफ से क्या किसी तरीके की कोई बात कही गई है? जो वीडियो बना रहा था, क्या उसे भी ट्रेन का हॉर्न सुनाई नहीं पड़ा? बताया ये जा रहा है ये पति पत्नी और 2 वर्षीय बच्चा ये बीच रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर, ओवरब्रिज पर चूंकि ट्रैक निकला हुआ है उसी पर खड़े होकर ये जो है सेल्फी ले रहे थे, यानी वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान पीछे एक ग्रामीण जो है अपने मवेशियों को चरा रहा था। जब उसने ट्रेन की आवाज सुनी तो उसने आगाह यानी सतर्क करने का प्रयास किया और रेलवे जो ट्रेन थी, ट्रेन के जो ड्राइवर था उसने हॉर्न भी लगाए, लेकिन जो वीडियो बना रहे थे शायद उन्होंने ध्यान ना दिया हो या जो भी रहा हो, लेकिन चूंकि ट्रेन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हुआ। बता दें कि वही जो मौजूदा स्थिति में जो ग्रामीण मौजूद था उसने कहा कि आप लोग नहर में कूद जाइए, छलांग लगा दीजिए, हम लोग आपको बचा लेंगे। लेकिन वीडियो बना रहे व्यक्ति ने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। किरण जी हमारे साथ बनी हुई है। किरण जी, सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल आए दिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता है और मुझे नहीं लगता कि वो कंटेंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता होगा लोगों के लिए, लेकिन ज़रा से लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए लोग उस तरीके की चीज़ें करते हैं और उसके बाद ऐसे हादसों के शिकार होते हैं। जी यशी जी, बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है ये। फिर मैं यही कहूँगी कि सेल्फी बनी मौत की सौदागर। पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया। जीवन की आखिरी रील परिवारजनों ने क्यों दी इतनी ढील? क्यों पकड़ाया मोबाइल? क्यों ये हादसे हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि मैं, मेरा, मुझको, बस इस चीज़ का दिखावा करना है। अगेन वही कि दिखावे की दुनिया में जाना है और इसको हम कॉपी करते हैं जो फिल्मों में होते हैं स्टंट। कोशिश ये करता है आम आदमी कि हम फिल्मों में जैसे ऊपर से कूद गए और तैर लिया और हवा में उड़ गए और छलांग लगाते हुए फोटो ले ली, ये सारी चीजें हम दिखाएंगे तो लोग अट्रैक्शन में देखेंगे, लेकिन वो ये नहीं फिल्मों में होता है, वो डायरेक्टर के इशारे पर होता है और वो सचमुच की नदियां नहीं होती हैं। और जो वो कूदते हैं उनके ऊपर वायर या रस्सियां या रोप बंधी होती हैं और उनके चारों तरफ से कैमरे लगे होते हैं जो हर एंगल से उसको कैप्चर कर रहे होते हैं। आप एक मोबाइल से बना रहे हैं और आप रियल शो में जा रहे हैं, रियल उसमें जा रहे हैं, आपको ये एहसास भी नहीं है कि आप कितने बड़े खतरे से खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो और मीडिया है, हमारे जो सजग मीडिया कर्मचारी हैं या जो सजग मीडिया है, उसे इस चीज़ का अंतर लोगों को बताना चाहिए कि पिक्चर में जो दिखता है वो अलग चीज़ होती है, डायरेक्टर के हिसाब से होता है और पूरी सिक्योरिटी में होता है। आप जो रील बनाते हैं खतरनाक, वो आपके लिए, समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके अपने लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है। सेल्फी सेल्फी सेल्फी, सिर्फ सेल्फ ही, बाकी कुछ भी नहीं।
मैं, मेरा, मुझको, मेरे लिए, मेरा सब कुछ, बस बाकी कुछ भी नहीं। ये जो सोशल मीडिया पर फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला प्रोसेस है ना, इस फियर ऑफ मिसिंग आउट ने एक पूरे के पूरे परिवार को ताउम्र के लिए मिस कर दिया। यशी जी, इससे दुखद क्या हो सकता है? इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है। परिजनों को तो यही रहा होगा कि टहलने गए हैं, आ रहे हैं। परिजनों को बेचारों किरण को जी, क्या ये पता कि पेरेंट्स थे, 2 साल के बच्चे के पेरेंट्स थे ये। आप सोचिए, आप इनसे मैच्योरिटी की उम्मीद कर सकते थे। आपको ये लगता है कि उन्हें आगे चल के अपने बच्चों को सीख देनी थी कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, एंड दे आर डूइंग दैट्स व्हाई दिस हैपेंड। इतने मैच्योर होते तो वो ऐसी हरकत करते ही क्यों? उनकी इमेच्योरिटी थी। उनको लगा कि नहीं, हम आज यहाँ आए हैं तो अब हम चले जाएंगे, तो लाओ यहाँ से एक रील बना लेते हैं, हमारी जो सोशल मीडिया है उसको अपडेट कर देते हैं। ऐसा ना हो कि हम यहाँ आए और यहाँ की चीजें हमसे मिसिंग आउट रह जाएं, तो चलो हम बनाते हैं। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप इतने मगन हो गए उस रील के अंदर अपनी रियल लाइफ को भूल गए। रियल लाइफ में ही जी रहे थे। रियल लाइफ का आपको अंदाजा भी नहीं लगा कि आप कहाँ जा रहे हो। आपके पीछे से मौत आपको आवाज देती हुई आ रही है और उस आवाज को आप नहीं सुन पाए। मौत की आवाज को ना सुन पाना तो मुझे लगता है इससे दुखद, इससे ज्यादा क्या कहते हैं, गैर जिम्मेदाराना हरकत और कोई हो ही नहीं सकती। कि रील आप ऐसी जगह बना रहे हो जहां आपको आवाज भी दी जा रही है, जहां ट्रेन भी आ रही है। ट्रेन का हॉर्न इतना कम तो नहीं होता कि हमें सुनाई ना पड़े। अनटिल अनलेस आप बिल्कुल उधिया ही गए हो कि नहीं भाई, आज हमको ट्रेन आ जाए चाहे जो आ जाए, पिक्चरों में होता है ट्रेन के नीचे लेट जाते हैं, वैसे ही लेट जाएंगे, हम बच जाएंगे। अब ये तो ईश्वर जाने क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ ये बहुत दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए और सेल्फी की जिद जो है ये नहीं होनी चाहिए यशी जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की ये बड़ी जिम्मेदारी है, स्पेशली मीडिया की, कि वो इसके लिए एक जागरूकता अभियान मीडिया पे डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू चलाए, ताकि लोगों को ये पता लग जाए कि रियल में और रील में क्या फर्क है, और रील कब बनानी चाहिए और कब नहीं बनानी चाहिए। वापस आते हैं आपके पास। महिमा गोस्वामी जी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ महज सोशल मीडिया के एक वीडियो के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देते हैं। आज हम 3-4 वीडियो दिखा रहे हैं। एक तो लखीमपुर का, जहाँ पर पेरेंट्स और एक बच्चा रील बनाने के बाद और जिस तरीके से ट्रेन के शिकार होते हैं। एक वीडियो हरिद्वार का है जहाँ पर एक लेडी जाकर रील बना रही थी और वो नदी में बह जाती है। एक युवक स्टंट करते हुए ब्रिज से छलांग लगा रहा है पानी में। ये इतना ज़्यादा इस वक्त कॉमन है कि लोग इतना ज़्यादा इसको लेकर सीरियस हैं जितना कि वो अपने करियर को लेकर भी सीरियस नहीं है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसका अंजाम ये होता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। और सवाल ये है कि क्या हो गया इस जनरेशन को? कुछ खास नहीं, लोगों को आजकल फेमस होने का बहुत ज्यादा क्रेज चढ़ा हुआ है। उनको शॉर्टकट में व्यूज चाहिए अपनी इंस्टा के लिए और जो भी पब्लिसिटी के लिए जो भी चाहिए, बस इन्हीं सब के कारण ये सारे हादसे हो रहे हैं। मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी इससे रिलेटेड वीडियोस डाली थी, बहुत ज्यादा जो रोड पे भी लोग नाच रहे हैं, हाईवे पे नाच रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये चीजें सही है। या तो इसके लिए सरकार को देखना चाहिए या जो उस जिले के जो भी हैं विधायक या जो भी कुछ है उनको इस पे गौर करना चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मीडिया इसमें कुछ कर सकती है। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होना चाहिए तभी कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं महिमा जी, और उसके पीछे के क्या आपको लगता है कि लोग बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, बहुत लोग ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग वीडियोस नहीं बनाते, वीडियोस बनाते हैं और उन्हें पता होता है कि व्हाट इज प्रायोरिटी। यहाँ पर लोग अपनी जान को भी प्रायोरिटी में नहीं रख रहे, पर उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम समझाने जाएंगे तो उनको समझ में आना ही नहीं है। आप समझ रहे हो, ये केवल इंस्टा पे वायरल होने के लिए है, फेसबुक में वायरल होने के लिए, व्यूज के लिए लोग अपनी जान दांव पे लगा दे रहे हैं। तो उनको ये चीजें सोचनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आगे पेरेंट्स है, पीछे फैमिली है, माँ बाप है, सब कुछ है, तो एक बार ही सोचना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। किरण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार।
किरण जी, हम जिस तरीके से बहुत सारे मनोचिकित्सक जो हैं वो इस बारे में बात करते हैं कि अब ऐसे लोग बीमार हो रहे हैं, ऐसे लोगों को बीमार कहा जाता है जो इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं या इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसके बाद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आपको क्या लगता है कि इस पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको आपको जिम्मेदार लगता है? आपको कौन लगता है कि ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो इस तरीके के चीज़ों से दूर रहें? सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है ना परिवार की बनती है। परिवार में कहीं ना कहीं अभी बच्चों को समय देने की जो एक प्रथा थी वो कम होती जा रही है। इन्वॉल्वमेंट को कम किया जा रहा है और पेरेंट्स भी बच्चों को उनकी हर जरूरत को पूरा कर देते हैं उनके मांगते ही। और ये जो अभी आपका कोविड सिनेरियो गया है जिसमें बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है और मोबाइल का आ जाना और मोबाइल के थ्रू पढ़ाई करना या मोबाइल के थ्रू सारी चीज़ों को करना, इसने सोशल मीडिया में जो यंग जनरेशन का अपीयरेंस है उसको बढ़ा दिया है, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसी स्थिति में पेरेंट्स अगर नहीं देते तो बच्चे पीछे रह जाते। अब वही पेरेंट्स जिन्होंने मोबाइल बच्चों को पकड़ाया था या टैब दिया था या लैपटॉप दिया था, अब वो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को कंट्रोल करने में थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुझे लगता है कमज़ोर पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चे कह देते हैं आपको क्या पता हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी रील्स या इस तरह की कोई चीज़ें देखते हैं तो पेरेंट्स को ऑफकोर्स करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। महिमा जी ने कहा कि हेलो कह रहे हैं तुम पटरी नीचों के खड़े हो साइड में भी हर जगह मौजूद नहीं रहता, सब जगह कहीं सड़कों पे बना रहे हैं जैसा महिमा जी ने कहा, कहीं ओवरब्रिज पे बना रहे हैं, कहीं नदियों के किनारे बना रहे हैं, कहीं पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, एकदम से स्लिप कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग या जो लोग उनके व्यूवर्स हैं, जो लोग लाइक करते हैं, जो लोग शेयर करते हैं, ये उनको भी सोचना चाहिए कि अगर आपने एक छोटी सी चीज को बढ़ावा दिया तो वो आज छोटी सी जगह से कूदा है, कल को बड़ी जगह से कूदेगा, फिर उससे बड़ी करेगा, उससे बड़ी करेगा और वो अपने आप को ये शो करेगा कि वो एक खतरों का खिलाड़ी है। हकीकत में नहीं है। खतरों के खिलाड़ी जो शो आता था वो भी प्री प्लान्ड होता है, अंडर द सुपरविजन ऑफ डायरेक्टर्स और अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स होता है। ये चीज कैसे बताई जाए, अब हमारी जो जवान पीढ़ी है उसको कैसे बताई जाए, मेरी ये समझ में नहीं आता है। व्यूज, लाइक्स और शेयर्स हो जाने से क्या उनका घर परिवार चल रहा है? क्या इतनी इनकम हो जा रही है? मुझे तो नहीं लगता है कि इंस्टा पे कोई इनकम भी हो रही होगी, मुझे नहीं लगता है ऐसा। व्यूज मिल रहे होंगे, थोड़े पॉपुलर हो रहे होंगे, लोग जानते होंगे कि हाँ भाई ये फलाने हैं, ये ढमकाने हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो कितने दिन का, अब ये भी व्यूज के चक्कर में ही बताइए पूरा परिवार चला गया जयश्री जी, पूरा परिवार। और आप सोचिए क्या हंगामा मचा होगा उस घर में जिस घर में ये पता है कि वो खाली यहाँ तक टहलने गए हैं, अभी आ रहे हैं। तो आप किनारे खड़े होकर भी फोटो ले सकते थे, आपको खतरों के खिलाड़ी बनने की क्या जरूरत थी? ठीक है, रील की जानलेवा सनक, रेल आने की भी नहीं लगी भनक। ये क्या मतलब, ये इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मतलब आप इतनी जोर से शोर मचाती हुई ट्रेन आ रही है रील, स्टंट और सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, अपने लिए व्यूज लेने के लिए, उसको शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, इसमें परिवार को जरूर इंटरफेयर करना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स को, जो यंग बच्चे हैं उनको समझाना चाहिए कि बेटा रील बनाओ लेकिन घर में बना लो, आसपास बना लो, खतरनाक जगहों पे जाके इस तरह की रील्स बनाना कोई ये नहीं है। कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा अच्छा नाम हो, रील बनाने की जरूरत ही ना पड़े, मीडिया तुम्हें खुद ही पॉपुलर करे। ये भी तो हो सकता है ना, आपको पॉपुलर होना है, आप ऐसे काम करके पॉपुलर हो जिसमें आपकी फोटो दूसरे खींचे। आप क्यों खींचोगे फोटो? आपकी फोटो दूसरे लोग लें, ऐसा कोई काम करो, इसके लिए प्रेरित करना चाहिए यशी जी, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें हम पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल आता है और हमारे समाज का बहुत बड़ा रोल आता है, मोहल्ले वालों का आता है, रिश्तेदारों का आता है। वो बजाय लाइक और शेयर करने के टोके कि बेटा ये क्या किया, तुम वहां क्यों गए, गिर जाते, कुछ हो जाता तो हम तो तुमसे हाथ धो बैठते, दोबारा मत करना। किरण जी, इस तरीके के रिश्तेदार ब्लॉक लिस्ट में होते हैं, इसीलिए कोई बात नहीं, एक बार होंगे, 10 बार होंगे, उन रिश्तेदारों को चाहिए कि उनके पेरेंट्स को फोन करके कहें कि मैंने ऐसी रील देखी है। भाई आप करिए, रिश्तेदार को आप ब्लॉक कर दोगे, पेरेंट्स को नहीं ब्लॉक कर पाओगे। पेरेंट्स की आपकी आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको सुनना ही पड़ेगा। तो ये चीजें होनी चाहिए घर में। एक ये होना चाहिए कि बेटा अपने आप को संभालते हुए, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी फोटो नहीं, तुम इम्पोर्टेंट हो। फोटो पे माला चढ़ती है, तुम पर हम गले का हार डालते हैं, हाथ का हार डालते हैं, फूल की माला नहीं, मुझे हाथ का हार डालना है।
तो वो चीज़ पेरेंट्स इनकलकेट कर सकते हैं, एक अपनापन दे सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं, उनको इतना टाइम ही ना दें कि वो बाहर जाके रील बनाए। मुझे ऐसा लगता है। और रील में कितनी ऊल जलूल चीजें दिखती हैं यशी जी, कभी कभी तो ये मन करता है कि कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी, पता ही नहीं है वो किस दिशा में जा रही है, दिशा विहीन होके सिर्फ पता नहीं किस दिखावे में भटक रही है। बहुत दुखद है यशी जी, ये बहुत दुखद है। मुझे बहुत अंदर से बहुत कष्ट हो रहा है इन सब चीजों को देख के। बिल्कुल होना भी चाहिए, अगर आप समाज का हिस्सा हैं तो इस तरीके की घटनाएं जाहिर है कि हृदय विदारक होती हैं। तरुण निगम जी मनोज किस्से के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है तरुण जी। बहुत बार हम बातचीत कर चुके हैं और करनी बार बार इस पर बात इसलिए पड़ती है क्योंकि लगातार ऐसे मामलों में कमी नहीं देखी जा रही है। अक्सर हम देख रहे हैं कि ऐसे मामलों में आए दिन और बढ़ोतरी हो रही है। लोग समझने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरीके की जो रील्स हैं वो उनकी जान ले रही हैं और उनकी जान उनसे ज़्यादा उनके घर वालों के लिए बहुत कीमती है। जी, तो इसमें समस्या ये है कि सोसाइटी एट लार्ज जो है वो थोड़ी चेंज हुई है और ये चेंज जो है वो कुछ दिनों में आया है, बाद में हाँ, ठीक है। तो इस सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि इंटरनेट का यूसेज जो है वो बहुत बढ़ गया है। जब से जियो डाटा आया है, फ्री 5G 4G नेटवर्क मिलने लगा, तो लोग उससे एडिक्ट हुए। लोगों को रेगुलेटेड लेवल पे अपने इंटरनेट को यूज करना नहीं आया। स्पेशली आजकल जो ट्रेंड आ रहा है, 3 साल 2 साल के बच्चे जो हैं वो इतने चेंज्ड बिहेवियर के साथ आते हैं। माँ बाप जो है उनको मोबाइल दे देते हैं अनरेगुलेटेड, बिना कंट्रोल किए। मेरा ओपिनियन तो ये है कि 1 से 3 साल तक बच्चों को मोबाइल या किसी भी डिजिटल गैजेट से दूर रखना चाहिए और 3 से 6 साल के बच्चों को एक घंटा सुपरविजन के साथ जो है मोबाइल यूज करने देना चाहिए और 6 से 9 साल के बच्चों को 2 घंटा, वो भी सुपरविजन के साथ। और पेरेंटल लॉक और डिजिटल जो एडिक्शन चल रहा है, जो ये एक पेंडेमिक बनता जा रहा है, इसमें आगे आप देखेंगे कि डी एडिक्शन सेंटर्स होंगे जहां पे कि बच्चों को डिजिटली डी एडिक्ट किया जाएगा, डिजिटली डिटॉक्स किया जाएगा। और ऐसे कॉन्सेप्ट जो है आपको वेस्टर्न सोसाइटीज में और जो हाईटेक सोसाइटीज हैं, जैसे कि आपकी जापान है, कोरिया है, वहां पे गेमिंग एडिक्शन और इतने ज्यादा है कि वहां पे बच्चों को जो है इन रिहैब सेंटर्स में डाला जाता है। तो ये ट्रेंड जरूरी नहीं है कि वहीं रहेगा, यहाँ तक जो ट्रेंड वहां होता है वो यहाँ पे भी आएगा। समझने वाली बात यह है कि बच्चे इतना ज्यादा एडिक्टेड क्यों। अभी कुछ दिन पहले एक डीएम थे, मेडिकल ऑफिसर थे, जो कि डूब गए थे सेल्फी लेने के चक्कर में। आप ही के शो पे मैंने इस पे डिस्कशन किया था कि वो इनसेंसिटिविटी थी कि जो है गोताखोर पैसे मांग रहे थे। पर समस्या की जड़ तो ये है कि वो सेल्फी लेने क्यों गए थे। सेल्फी लेने की जरूरत नहीं है। आप उस सेल्फी की जरूरत जो पड़ रही है वो इंटरनेट और सोशल मीडिया का जो दौर है, इसमें सोसाइटी में जो अप्रूवल की जरूरत है, जो लोग चाहते हैं कि उनको समाज में जो है एक स्थान मिले, लोग लाइक करें। और वो जो दिन भी हमने डिस्कस किया था, इंटरनेट या जो मोबाइल या सोशल मीडिया एडिक्शन है, इट्स जस्ट लाइक एनी एडिक्शन। आप चाहे अल्कोहल की बात करें, चाहे आप गैम्बलिंग की बात करें, चाहे आप किसी भी एडिक्शन की बात करें, बिहेवियर इश्यूज जो है वो ब्रेन में वही चेंजेस लाते हैं जो एक अल्कोहल लाता है। इम्पल्सिविटी बच्चे में होगी, इम्पल्सिव हो जाएगा, अगर उससे मोबाइल छीन लिया जाए तो एग्रेसिव होगा, टेम्पर टेंट्रम थ्रो करेगा। यही चीजें तो अल्कोहलिक भी करता है। उससे अल्कोहल आप ले लीजिए तो वो चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा और उसके अंदर क्रेविंग होगी। अगर आप उसको उस अल्कोहलिक के सामने अल्कोहल रख दे तो उसके अंदर तलब आएगी। ऐसे ही बच्चे के सामने आप या एडल्ट के सामने जो एडिक्टेड है, बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करता है, अगर उसके सामने आप गैजेट रखेंगे तो उसके मन में आएगा कि मैं उठा लूं, यूज करूं। तो ये जो समस्याएं आ रही हैं सोसाइटी में, थोड़ी सी रेगुलेशन की जरूरत है, थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है, जो बहुत अर्ली स्टेज में चालू होनी चाहिए। बच्चा जब पेरेंट जो है उन्हीं को अवेयर होना चाहिए कि जब बच्चा आपका बड़ा हो रहा हो तो उसको इस तरह की गैजेट्स या इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व ना होने दें, बहुत ही मॉनिटर करें। और आजकल तो गैजेट्स या इंटरनेट को मॉनिटर करने के लिए, बच्चों को मॉनिटर करने के लिए एप्स आते हैं, जिन ऐप्स को आप डाउनलोड करके आप लॉक लगा दें, उसमें आप घंटे डिसाइड कर दें कि बच्चे को सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा या जितना भी ड्यूरेशन आप चाहते हैं उतना ही यूज कराएंगे। ऐसे ऐप्स आते हैं जिसमें कि किस एज ग्रुप के गेम्स खेले जा सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो 17+ वाले गेम्स खेल रहे होते हैं, मॉर्टल कॉम्बैट खेल रहे हैं, तरुण जी, लेकिन मैं वापस आती हूँ, उस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और
यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं रील की जानलेवा सनक। चर्चा इसी पर कर रहे हैं। तरुण निगम जी का रुख कर लेता है। तरुण जी, अभी आपने कहा कि पेरेंट्स को टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए, पेरेंट्स को एक ऐप्स के ज़रिए लॉक कर देना चाहिए एप्लीकेशंस, लेकिन कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। उनके साथ जब इस तरीके की चीजें की जाती हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर मुझे जगह ठीक से याद नहीं है, एक बच्चे को पबजी खेलने से उसकी मम्मी ने रोका तो उसने अपनी मम्मी की हत्या कर दी थी और उसके फादर शायद कहीं बाहर पोस्ट 2-3 साल पहले की ये घटना है। अभी हाल फिलहाल में भी एक बार ऐसी ही घटना देखने को मिली जहां पर बच्चे ने अपनी बहन को मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी मम्मी को जाकर ये कंप्लेन कर दी थी कि भैया फोन में गेम खेल रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं और ये कहीं ना कहीं आप अगर उनको खेलने नहीं देते, क्योंकि हम आजकल देखते हैं पेरेंट्स बिजी हैं, ठीक है, मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, तो एक बहुत इजी स्टेप होता है कि भैया फोन पकड़ा दीजिए तो शांत रहेंगे। और वो शांति बनाए रखने के लिए उन्हें ये नहीं पता होता कि आप खुद का मेंटल पीस छीन रहे हैं पीस की वजह से, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आगे। और इस एग्रेशन पर मैं अगर बात करूं तो ये एग्रेशन से भी आप कैसे डील करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी इस बात को समझते हैं कि बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं। मैम समझिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये आपने बच्चे को एडिक्ट बना दिया, उसके ब्रेन में फ्रंटल एरिया, लिम्बिक एरिया, जो एरिया जहां कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, वो आपने खराब कर दिए। अब आप कह रहे हैं कि मैं तुमसे ले लूंगी क्योंकि अब तुम 16-17 घंटे यूज कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे से मोबाइल छीनूंगी। तुम पबजी खेल रहे हो रात रात भर बैठ के, है ना, मैं तुमसे मोबाइल छीनूंगी। अब आपने उस समय तो ध्यान दिया नहीं, जब बच्चा 1 घंटा 2 घंटा खेल रहा था, आपको तभी रोकना चाहिए था। वो बच्चा इतना एडिक्ट हो चुका है, उसकी दुनिया वहीं बसती है, वो कुछ भी बन सकता है। वो उस गेम के थ्रू, उस ऐप के थ्रू वो अपनी एक फेक आइडेंटिटी, एक वर्चुअल आइडेंटिटी में जीतता हुआ महसूस करता है। वहां पे वो अचीवमेंट पाता है, वहां पे उसके दोस्त आते हैं ऑनलाइन जो उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो उसको चाहिए ही चाहिए, उसको अप्रिशिएशन चाहिए। और घर में तो उसको पढ़ाई के लिए 20 बातों के लिए उसको टोका रोका जाता है। उसको मजा नहीं आता घर के लोगों की बातों में, उसको मजा आता है बाहर के लोगों की बातों में, ऑनलाइन जो दोस्त मिलते हैं। तो वो ऑनलाइन दुनिया में, एक वर्चुअल दुनिया में खुश है, और आप कह रहे हो तुम्हारे से मैं खुशी ले लूंगी तुम्हारी, तो वो तो भाई मैं तुम्हारी खुशी तो मैं खराब कर दूंगा। तो समस्या ये है कि आपको पहले ही रोकना है। अब आपने बात करी कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं। देखिए, सोसाइटी में जो रोल्स होते हैं वो बहुत डिफाइंड होते हैं। अगर आप माँ हैं तो आपका माँ का कर्तव्य आपको निभाना पड़ेगा। बाप नहीं माँ बन सकता है, ठीक है, बाप बाप बन रहेगा, माँ माँ रहेगी। अब हो क्या रहा है ना, फेमिनिज्म एंड इक्वालिटी के चक्कर में फीमेल्स पूरा जो है कॉपी करना चाहती है मेल्स का। भाई मेल्स को अगर इक्वल बनाना है, फीमेल्स को इक्वल बनाना, तो बाप से बोलो कि बच्चा पैदा कर दे, दूध पिला दे, वो नहीं हो पाएगा। तो इमोशनल बॉन्ड और जो बायोलॉजिकल हार्मोन्स है वो फीमेल में ही है, इमोशनल नेचर जो है वो फीमेल का ही है। बच्चे को माँ चाहिए, माँ अवेलेबल नहीं है, माँ ने दे दिया बच्चे को मोबाइल, तो बच्चा तो एडिक्ट हो ही जाएगा, उसकी माँ बन गई लैपटॉप और पैड। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोसाइटी जो चेंज हो रही है, इसमें ये चीजें होंगी, मान के चलिए। ये चीजें जो लोग अवेयर होंगे वो नहीं होने देंगे अपने बच्चे के साथ, लेकिन जो आजकल रैट रेस चल रही है उसमें लोगों के साथ ये चीजें होंगी। आए दिन आप देखेंगे कि कोई बच्चा एग्रेसिव हो गया। मेरे पास रोज जो पेशेंट आते हैं, बच्चे माँ बाप को मारते हुए आते हैं, माँ बाप रोते हुए हमारे पास आते हैं कि भाई बच्चा हमारा मारता है हमें। अब 14-15 साल का बच्चा मार रहा है, आप बताइए क्या करेंगे, वो सुनता ही नहीं है आपकी। तो चीजें जो है वही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अवेयर होइए, सोसाइटी में जाइए। और देखिए, साइकेट्रिक प्रॉब्लम कॉमन है, लोग इसको डिनाई करते हैं, लोग झाड़ फूक कराएंगे, जादू टोना मान लेंगे, जो भी मानते हो, लेकिन ये कॉमन बीमारियां हैं। अगर इनके लिए अवेयरनेस नहीं आएगी तो सोसाइटी ही सफर करेगी। देखिए, हम लोग तो बहुत बहुत अदने से लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, मुट्ठी भर साइकेट्रिस्ट हैं। आप यूपी में मान ले तो आपको 400-500 से ज्यादा साइकेट्रिस्ट नहीं मिलेंगे। 22 करोड़ की जनता है और प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो हम लोग के बस में नहीं है सबको ठीक कर पाना। हमारे पास पेशेंट्स वो आते हैं जो बहुत सीवियर लेवल पे खराब हो चुके होते हैं,
जो अर्ली लेवल पे है उसमें आपको सोशल अवेयरनेस स्कूल में और टीचर्स को और सेंसिटाइज करना कि बच्चों को और पेरेंट्स को बीच बीच में पेरेंट टीचर मीटिंग में गाइडेंस एंड काउंसलिंग होनी चाहिए। वहीं से प्रिवेंशन होगी, वहीं से चीजें आगे साइकाइट्रिस्ट सही के जाएंगी। पास तो व्यक्ति जाना ही नहीं चाहता है तरुण जी। उनको लगता है साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का मतलब है कि उनके बच्चे को पागल घोषित कर दिया गया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये भी है ना कि उन्हें ये नहीं पता कि मनोचिकित्सक जो हैं वो आपकी मनोदशा को भी बताएंगे। जरूरी नहीं है कि पागलों का ही इलाज हो, लेकिन वो एक धारणा बनी हुई है कि साइकाइट्रिस्ट के पास आप चले गए फिर, और सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, आस पड़ोस वाले भी, अच्छा उनका बेटा तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, कुछ मेंटली डिस्टर्ब है। इस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं जो पेरेंट्स को भी परेशान करते हैं। इस डर से फिर आगे तक पहुंच नहीं पाते। यही समस्या है कि आपके पास देरी से आते हैं लोग। हमारे पास देखिए वो स्टेज में आते हैं जो फोर्थ स्टेज होती है, जैसे कैंसर की फोर्थ स्टेज है। आप कहेंगे भैया आप क्यों लाए हो, हम लोग ये कहते हैं चलो भाई हम ट्राई कर रहे हैं ट्रीट करने की, लेकिन दवाई फिर लाइफ टाइम चलेगी। अब ये सब समस्याएं अगर आप अर्ली स्टेज में आते, काउंसलिंग कराते, ट्रीटमेंट कराते, थेरेपी कराते, तो चीजें ठीक हो सकती थी। तारुण जी वापस आती हूँ मैं, जरा इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। महिमा जी का रुख करते हैं। महिमा जी, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मैं ये जानना चाहती हूँ, सोशल मीडिया कभी आपसे ये तो नहीं कहता कि आप अपनी जान को दांव पर लगाएं, आप एंटरटेन करना चाहते हैं। क्या क्राइटेरियाज होते हैं और वो कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनको पूरा करने के लिए लोग इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं, या फिर ये शौक है उनका पर्सनल? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। सबसे पहले जो सर ने बोला सोसाइटी के लिए और मैम ने बोला जो पेरेंट्स के लिए, वो मैम की बात से मैं एग्री करती हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बट जिस हिसाब की जनरेशन आ चुकी है उस हिसाब से मुझे लगता है कि पेरेंट्स ही अप्रोच करते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम वो करो। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। अभी मैंने देखा भी 2 दिन पहले मैं मार्केट गई थी तो एक पेरेंट्स से सपोर्ट कर रहे थे, एक लड़की थी वो कार के ऊपर चढ़ के डांस कर रही थी, वो भी गंगा के साइड में। अब अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता तो क्या पेरेंट्स करेंगे, क्या बच्चे करेंगे? तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती तो है, उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं उनको भी थोड़ा अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई कुछ भी हो सकता है बच्चों के साथ, क्योंकि समय, टाइम और मौत बता करके नहीं आती है। तो ये चीजें उनको ऑब्वियस सी बात है देखनी चाहिए। बट जिस हिसाब की जनरेशन चल रही है मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आजकल, पता है, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा फेमस हो जाए, चाहे वो कुछ भी करे, कुछ भी करे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। और जो माँ बाप रोकते टोकते अपने बच्चों को, तो वो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती कि अगर वो फेमस हो रहा तो मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ। ये प्रॉब्लम हो गई आजकल की जनरेशन में। किरण मिश्रा जी, मानती हैं इस बात को कि पेरेंट्स भी आजकल कंपटीशन की रेस में अपने बच्चों के साथ दौड़ रहे हैं? दौड़ना चाहिए, लेकिन कंपटीशन में दौड़ना चाहिए। पॉपुलर होने के लिए, बिना मतलब की चीजों के लिए दौड़ने के लिए मुझे नहीं लगता है कि दौड़ना चाहिए। अरे किसी गेम में निकालो, किसी पढ़ाई में निकालो, किसी ओलंपियाड में निकालो, तमाम फील्ड हैं। क्रिकेट में निकालो, हॉकी में निकालो, चेस में निकालो, बैडमिंटन में निकालो, ओलंपियाड्स होते हैं, स्कूल गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ होते हैं, वर्ल्ड कप्स होते हैं, उसमें निकालो ना। सच में अगर चाहते हो कि आपके बच्चे का नाम हिस्टोरिकल हो, आपके बच्चे के फॉलोअर्स बढ़ें, आपके बच्चे के प्रशंसक बढ़ें, आपका बच्चा वर्ल्ड फेम में जाए, तो सिर्फ सेल्फी से तो नहीं जाएगा ना भाई। उसको एक पर मैम ये थिंकिंग आप रख रहे हो, हम रख रहे हैं, पेरेंट्स सेम चीजें कर रहे हैं ना, वो नहीं रख रहे, ये प्रॉब्लम आ रही है। ये मैं उसी पर आ रही हूँ बेटा, मैं उसी पर आ रही हूँ। अगर इसमें थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस आ जाए और हमारी जो सरकारें बैठी हुई हैं कुछ ना करें, इंस्टा पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, जहां जहां ये रील बना के पोस्ट करते हैं, इन पे थोड़ा सा टैक्सेशन शुरू कर दें, फिर देखिए अपने आप कम हो जाएंगी चीजें। ये जो फ्री नेट मिल रहा है ना, फ्री एंट्री मिल रही है ना, इसको कहीं ना कहीं प्रोहिबिट कर दिया जाए, कहीं ना कहीं एक छोटी सी दीवार उठा दी जाए कि उसके लिए आपको पैसा, आपका जो आपने टॉपअप कराया उसमें से पैसा कट रहा है। साहब आपने कराया नेट में से आपका इतने % जो है वो बतौर टैक्स काटा जाएगा इफ यू आर यूजिंग फेसबुक या यू आर मेकिंग रील, आपकी रील जा रही है या आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो यू आर टैक्स पेयर, आपको टैक्स देना है, या जो भी नेट। तो सरकार को कुछ इस तरह की प्लान करनी चाहिए, नहीं तो हमारी तो जनरेशन बर्बाद हो जाएगी और भारत कहाँ चला जाएगा। वो भारत जो अपने कहेंगे विज्ञान के लिए, वो भारत जो अपनी विद्या के लिए, वो भारत जो अपने कल्चर के लिए फेमस है, वो भारत का, उसका तो एग्रीकल्चर बना जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या क्या करते हुए फोटोज डालते हैं,
क्या क्या रीलें बनाते हैं। मतलब सोशल मीडिया क्या इसी को कहते हैं? भाई हमारी भारतीय संस्कृति से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं बन सकती है। एक कमरे में बंद होके अपनी संस्कृति के बारे में बात करते हुए या अपने अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हुए भी तो रीलें बन सकती हैं। लेकिन इसमें अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी ले आती है, तो काफ़ी हद तक यशी जी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तरुण सर भी मुझे एग्री करेंगे इस बात के लिए कि एक मानसिक दबाव सा बनेगा कि अरे यार इसमें टैक्स लग गया, अब थोड़ी रील-वील कम बनानी पड़ेंगी। तो ये थोड़ा-सा कंट्रोल हो सकता है। बाकी जितना बड़ा रोल परिवार प्ले कर सकता है इसको रोकथाम करने का, उतना बड़ा रोल कोई और प्ले नहीं कर सकता है। परिवार को चाहिए कि जो घटनाएँ हो रही हैं, इनको दिखा-दिखा के अपने बच्चों को रोके। किरण जी, आई डोंट नो कि आप एग्री करेंगी कि नहीं, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि बहुत अदने से लोग हैं जो ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, और एक बहुत बड़ा तबका है जो इन प्लेटफॉर्म से पैसे कमा रहा है, आज बहुत तरक्की कर रहा है। अपने पेरेंट्स मैं बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को जानती हूँ, या बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो इसकी वजह से जाने जाते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। तो कुछ लोगों की वजह से अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो सब इफेक्टिव होंगे। टिकटॉक मुझे याद है बंद हुआ था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अर्निंग शुरू की थी और उनको बहुत नुकसान, बहुत गरीब लोग थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और शायद यही वजह है कि गवर्नमेंट इसको लेकर स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये फैक्ट है कि घर चलते हैं फेसबुक और यूट्यूब से। आई डू एग्री विद यू कि चलते हैं, हमने इस बात से इनकार नहीं किया, बिल्कुल चलते हैं। लेकिन जितना वो पैसा कमाते हैं ना, उससे ज्यादा वो कंपनी कमाती है जो इनको लॉन्च कर रही है। टिकटॉक ने कितना पैसा कमाया होगा, इंस्टा कितना कमा रही है, उनके मालिक जितना हम लोगों को मिल रहा है उसका हजारों गुना ज्यादा उनकी पॉकेट में जाता है। ये बात भी हमें समझनी चाहिए। मेरा इसमें है जी सर, मेरा इसमें एक ओपिनियन है जो मैं डिफर करूंगा मैम से कि देखिए कोई भी चीज के दो पहलू होते हैं, है ना। आप न्यूक्लियर बम भी बना है और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना है ना। आप हर चीज से आप अच्छा भी कर सकते हैं, साइंस अच्छे के लिए भी है, साइंस बुरे के लिए भी है। तो मोबाइल जो है वो ओवरऑल, इंटरनेट ओवरऑल खराब नहीं है ना। रेगुलेटेड, हम लोग फ्री सोसाइटी में रहते हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, तो वी कैन नॉट हैम्पर एनीबडीज फ्री विल, किसी की जो है फ्रीडम को हम नहीं रोक सकते। हाँ ये है कि रेगुलेशन जरूरी है, लेकिन वो सोसाइटी एट लार्ज, फैमिली लेवल पे ही होना चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए। मुझे तो यही फील होता है, मेन चीज तो ये है। और जहाँ पे सिम्टम्स नजर आए, आप ऐसा नहीं है कि कोई अवेयर नहीं, जितना अवेयरनेस होगी, घर वाले नहीं पहचान पा रहे हैं, मामा जी आएंगे वो देखेंगे बच्चे में समस्या है, बुआ जी आएंगे वो देखेंगे, पड़ोसी देखेंगे कि नहीं बच्चा बहुत समस्या है, तो कोई तो बोलेगा। अवेयरनेस ही नहीं है तो सब चीजें हो रही है वैसे ही। तरुण जी, मुझे इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट याद आया। मेरे एक रिलेटिव है, उनका एक बेटा है और वो कंटिन्यू पबजी फ़ोन पे खेलता था और ऑल ऑफ सडन उसको हैसिलेशन शुरू हुआ, उसको चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो गई, उसे ऐसा लगता था कि उसके आसपास लोग हैं और वो अजीब सा रिएक्ट करने लगा। फिर साइकाइट्रिस्ट के पास, हालांकि उसको समय रहते लेकर गए टैबू को तोड़ते हुए कि नहीं, और वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप कंटिन्यू, आपका बेटा फ़ोन देखता है और वो उस तरीके के वीडियोस देखता है या हॉरर वीडियोस देखता है, जिसकी वजह से वो अब उन लोगों को अपने आसपास महसूस कर पा रहा है। और जब मुझे ये पता चला तो दिस वाज सो शॉकिंग कि वो, मुझे लगता है मैं 12 या 13 साल का लड़का है और कि कितना ज्यादा हम कहाँ से कहाँ आते चले जा रहे हैं। हम अब्यूज अगर आप अपने ब्रेन का करेंगे तो वो ब्रेन खराब हो जाएगा। कोई भी ऑर्गन है, अगर आप उसको अब्यूज करेंगे तो वो खराब होगा। दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा, अभी आपने बोला था कि सिर्फ पागलपन का ही इलाज नहीं होता है। 300 से ज्यादा बीमारियां हैं मानसिक रोग में, ठीक है। उसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, ये सब कॉमन बीमारियां हैं। आप अगर इसका रेशियो पता करने चलेंगे, 100 में से किसी को 4 को होती है, कोई 10 को होती है, कोई 15 को होती है, यानी 100 में से 15 लोग बीमार हैं। इतना कॉमन है। लेकिन सिर्फ पागलपन को ही लेबल करके अगर आप डॉक्टर्स के पास या थेरेपिस्ट के पास नहीं जाएंगे तो आप खुद सफर करेंगे और सोसाइटी भी सफर कर ही रही है। तो ये चीजें थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए कि माइंड जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो एक सॉफ्टवेयर है, आपका बॉडी एक हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर भी खराब हो सकता है जैसे हार्डवेयर खराब होता है। अगर जांचों में कुछ नहीं आ रहा है, आप जांचें करा रही हैं, कुछ नहीं निकल रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं मेंटल इश्यूज हैं जिनको कि एड्रेस करना जरूरी है। बिल्कुल। तरुण जी, देखिए हम बीमारियों पर बात कर रहे हैं, अब हम जरा सोल्यूशंस पर भी बात कर लेते हैं कि हाउ टू
चेक योर किड कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे हम अपनी नज़र रख सकते हैं, कितना समय देना है, कितना समय नहीं देना है, और ये कब से शुरू कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं। जी मैम, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया ना कि 0 से 3 साल में नो देना ही नहीं है, जिसमें कि सबसे ज्यादा दिया जा रहा है ना। सेकंड है 3 से 6 साल में आपको 1 घंटा रेगुलेटेड तरुण जी, देना एक है सेकेंड, बच्चे को। ये वाले इश्यूज भी आपके पास आते होंगे? 0 से 3 साल के बच्चों के साथ ये वाले इश्यूज हैं कि खाना नहीं खाते बिना फोन देखे, फोन में कार्टून होना बहुत जरूरी है। बन नहीं रही है, वो भी जॉब करती हैं, ये भी जॉब करते, तो बच्चे को कौन हैंडल करे? अगर वो खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दिया। अगर वो चिड़चिड़ा रहा है, मोबाइल दे दिया। अब वो बच्चा एडिक्टेड होगा, वो मोबाइल होगा तभी खाना खाएगा। वो आप अगर आप कहीं गए हैं, वहां पे इतने टेम्पर शो करेगा, आपने मोबाइल दे दिया, वो शांति से बैठा है। तो अब ये जो चीजें हैं, आपने अपनी सहूलियत के लिए मोबाइल यूज किया, बच्चे को एडिक्ट बना रहे हैं। इट इज मोर डेंजरस देन कोकेन, एंड मोबाइल इज मोर डेंजरस देन कोकेन। ये है स्टडीज। तो आप बच्चे को कोकेन दे रहे हैं एक तरीके से। अब आप अपने बच्चे को कोकेन दें, फिर आप कहें कि नहीं डॉक्टर साहब ठीक कर दें, तो मैं तो ये कहूंगा बीमार हो गया है ब्रेन इतना कि अब वो दवाई पे चलेगा। मेरे पास ऑप्शन क्या है? एग्रेशन इतना है, केमिकल्स खराब हो गए ब्रेन के, तो वो दवाई दे करके ठीक करना पड़ेगा। एंड होप सो कि यंग ब्रेन है तो रिकवर कर जाए। ठीक है, ये 0 से 3 साल के बच्चों के लिए हुआ। अभी बात करते हैं 3 से 15 साल तक के बच्चों के लिए, जिनकी आजकल स्टडीज भी, अब मैं देख रही हूँ यूकेजी पीजी के बच्चों के होमवर्क फोन में आ रहे हैं। अब पेरेंट्स भी फोन लेकर बैठे हैं, अब उनको दिखा रहे हैं कि भैया ये आया है, अब इसको देखिए, समझिए। आपको कंटिन्यू आप फोन के साथ तो आप जितना कोशिश करेंगे, पहले मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें एक डायरी दी जाती थी जिसमें होमवर्क लिखाया जाता था। अब वो डायरी विलुप्त हो चुकी है, अब हमारे फोन पे होमवर्क आते हैं। जी मैम, तो मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ा है फॉर सहूलियत। आप भी तो, अब हम लोग पेशेंट ऑनलाइन देखते हैं, डॉक्टर जो है रिपोर्ट्स ऑनलाइन देखते हैं, वो एक सहूलियत है। तो इस जैसे टीचर्स भी सहूलियत के हिसाब से अपने होमवर्क दे देते हैं, उसमें नुकसान नहीं है। जहां तक कार्य कर रहे हैं, अब आप एक आईटी सेक्टर के बंदे से पूछेंगे, वो 12-12 घंटे स्क्रीन पे दे रहा है, तो वहां समस्या नहीं है। समस्या तब है कि जब उतनी घंटे के बाद भी 3 घंटा 4 घंटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्कूल के वर्क के अलावा 1 घंटा आप देना है। लेजर एक्टिविटी या बच्चे के मन के हिसाब से कोई भी गेम जो है, जो उसके एज अप्रोप्रिएट है, वो आप खिला सकते हैं 1 घंटा। लेकिन आप पढ़ाई कराइए, मोबाइल का इस्तेमाल करिए, लैपटॉप, लेकिन उसको एक प्रोटेक्शन के साथ यूज करिए। तरुण जी, अभी एक सवाल और है मेरा कि जो आपने बताया कि बहुत कैंसर वाली स्टेज जैसे लास्ट स्टेज पर आते हैं, वैसे ही इसमें भी होता है कि लास्ट स्टेज पर पेरेंट्स आते हैं। आसान होता है ऐसे बच्चों से डील करना? बिल्कुल डिफिकल्ट है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि आए हैं और बच्चा चला गया किसी बाबा जी के पास, वो किसी गुरु जी के पास उनके आश्रम में रह रहा है, वो अच्छा खासा बीटेक एमबीए करके कहो आईआईटी से भी किया हो, वो वहां पे बाबा जी को मान रहा है और उसने सब वैराग ले लिया है। अब वो पेरेंट्स आ रहे हैं कि सर आप इनको ठीक कर दीजिए मेरे बच्चे को, और हमारा एक ही बच्चा है और ये तो बाबा जी के अंडर में आ गया है। मैंने कहा प्रॉब्लम बाबा जी है ही नहीं, प्रॉब्लम तो बच्चे की मेंटल स्थिति जो खराब थी, वो आपने उसको कभी टाइम से ठेका ही नहीं, उसको ठीक किया ही नहीं। अब उसको पकड़ के लाओ, उसको जो है वैन भेजो, इनवॉलेंट्री कन्फाइनमेंट करानी पड़ती है, साइन करवाना पड़ता है पेरेंट्स से कि भाई आप अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि ये बच्चा जो है इतना सिक हो गया कि इसको इनवॉलेंट्री जो है एडमिशन कराएंगे। फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, कभी सक्सेसफुल होता है, कभी पेशेंट जो है बहुत रिलेक्टेंट होता है। ऐसे बच्चे जो है वो मेलिंगरिंग भी करेंगे, नहीं बताएंगे कि वो बीमार, वो उनके अंदर सिम्टम्स है, उनको शक हो रहा है, वहम हो रहा है। तो बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन आ जाता है। अब लंबा ट्रीटमेंट है, घर में खाएगा नहीं दवा, 3-3, 4-4 महीने चाहिए उसको हॉस्पिटल में रखने के लिए। यार एक रिहैब सेंटर हो, अब इतना डर है अच्छे रिहैब सेंटर्स का। आपको बताएं यहाँ पे, मतलब मैं तो कानपुर की बात करूंगा, यहाँ पे अच्छे रिहैब सेंटर है ही नहीं। मुझे दिल्ली, गुजरात या हरिद्वार यहाँ पे रेफर करना पड़ता है पेशेंट्स को। यहाँ पे रिहैब सेंटर्स की कमी है, और जो है भी वहां पे बच्चा और बीमार होके आता है। वो नॉन साइंटिफिक वे में चल रहे हैं, वहां पे कोई डॉक्टर्स नहीं सुपरवाइज करने के लिए, तो कोई वे आउट ही नहीं है। सोसाइटी में बहुत बड़ा वैक्यूम है। मेडिकल हेल्थ पे ही लोगों का फोकस नहीं है, तो मेंटल हेल्थ पे कहां से होगा? गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है, एलोकेट ही नहीं किया है हेल्थ को लेकर के। अभी यूएस जाइए, यूएस का $22 ट्रिलियन का है जीडीपी, वहां पे भी 10% मेडिकल को है। तरुण जी, अभी शायद इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं।
उन्हें लगता है अभी ये इतना बड़ा इतनी बड़ी बीमारी नहीं कि अभी इसके लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़े या इसके लिए बजट देना पड़े। सबसे बड़ी बीमारी है, यूएस का डाटा है, इट इज मोर डेंजरस, मेंटल डिसऑर्डर्स causes more daily loss and more financial strain to the economy than another disease. Undoubtedly. नंबर 1 पे डिप्रेशन है, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हेडेक है। मतलब आप टॉप 10 डिजीजेस निकालेंगे जिनसे कि फाइनेंशियल लॉस हो रहा है दुनिया में, तो उसमें 3 मेंटल डिसऑर्डर है। तो ये इतनी कॉमन हो गई है, और इस पे भी अगर बात नहीं होगी सोसाइटी में इन जनरल टॉपिक्स पे, तो लोगों का स्टिग्मा नहीं दूर होगा। वेस्टर्न सोसाइटीज में अवेयरनेस है, अब लोग जाते हैं खुद साइकियाट्रिस्ट के पास। इंडिया में अभी नहीं वो है अवेयरनेस, तो अवेयरनेस लाने की जरूरत है, और मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो इस चीजों को बार बार उठाएं, जैसे आपने उठाया है। तरुण जी देखिए, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। किरण जी। नहीं, मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, और डॉक्टर साहब ने कहा कि जो सॉफ्टवेयर है वो रहना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो हमारा दिमाग है, जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ना जिसको यहाँ रिपेयर ही नहीं किया जा सकता है। उसको सिर्फ मेडिसिन से थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। वो तो भगवान ने बनाया है, तो उसको बिगड़ने से पहले बचाने की नहीं, भगवान ने नहीं बनाया है। आप बच्चा जो लाते हैं वो रॉ होता है। जैसे आप एक मोबाइल खरीदते हैं, रॉ होता है, उसमें आप धीरे धीरे एप्स डालते हैं, ठीक है, वैसे ही आप बच्चे में धीरे धीरे रॉन्ग सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं। वो रॉन्ग सॉफ्टवेयर के साथ वो बड़ा होगा, 14-15 साल का हो जाएगा, अब वो बीमार हो गया है। तो बच्चे को शुरुआत से ही आप अगर सही सॉफ्टवेयर डालेंगे, सही उसको गुरुकुल या अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे वैल्यूज देंगे, तो बच्चा सही निकलेगा। नहीं तो आप रॉन्ग। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ कि भगवान ने बना के भेजा है, उसको हम नहीं टच कर सकते, लेकिन उसमें कैसे इनकलकेट करना है सही चीजें, वो हमारा काम है, और उसकी शुरुआत परिवार से चलिए, उम्मीद करते हैं किरण जी कि ये आगे चीजें, स्थिति जो है वो बेहतर होगी, और आगे की जो जनरेशन है वो उससे बखूबी समझेगी, और साइकाइट्रिस्ट के पास जाना एक अच्छी बात भी है। और आपको हमेशा, अगर आपको ऐसी चीज़ें लगती तो मुझे लगता है कि जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित पे बात कर रहे थे रील की जानलेवा सनक, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ये देखने को मिल रहा है कि रील की वजह से कई लोग अपनी जान को दांव पर लगा देते हैं। हालांकि ऐसा करना आपके परिवार वालों के लिए बहुत घातक हो सकता है, और इस तरीके की चीज़ें करने से बचना चाहिए। और इसी बीच मथुरा से खबर आपको बता देते हैं। मथुरा से खबर, सड़क किनारे खड़ी बस में कार ने टक्कर मार दी। कार सवार 2 महिलाओं की मौत, 3 लोग बुरी तरह से घायल। दिल्ली से वृंदावन दर्शन करने जा रहे थे सभी लोग। दिल्ली से वृंदावन दर्शन करने जा रहे थे सभी लोग। घायलों को पुलिस ने उपचार के लिए भेजा अस्पताल। दिल्ली से वृंदावन दर्शन करने जा रहे थे सभी। रोडवेज बस टिकट चेकिंग के लिए खड़ी थी सड़क किनारे। दिल्ली से वृंदावन दर्शन करने जा रहे थे सभी लोग।